क्वेश्चन 6, अच्छा क्वेश्चन 6 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट से रिलेट कर रहा है। पहले मैं बता रहा है, मुझे रूल बता दो कि एडवर्टीजमेंट किस किस पर्पज से, रूल क्या है कि वो डिसेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट में, हम क्लाइंट सोलिसिटेशन के लिए इसको नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सेकंड वाले में कह रहा है लिस्ट द एक्टिविटी या स्टेटमेंट विच शुड बी अवॉइडेड। तो इसमें वो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, अपने वर्क को हमने एग्जैजरेट नहीं करना किसी भी स्टेटमेंट से, दूसरे के वर्क को डिग्रेड नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना, एंडोर्समेंट वगैरह जो है, टेस्टिमोनियल्स वो इंक्लूड नहीं करने, फेवरेबल एक्सपेक्टेशंस डेवलप नहीं करवानी क्लाइंट को। ये याद है ना? चलिए जी। चार्ट अकाउंटेंट सम टाइम इशू पब्लिक नोटिस, हाँ जी बिल्कुल। It also communicate, आगे कह रहा है, it further it also communicates with prospective clients while negotiating the services to be offered। तो कह रहा है क्लाइंट की भी अपने भी करता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए इसे उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा 11 में पहला केस ए का पार्ट 1 जी, जरा इसको पढ़ लीजिए, फिर जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा। 11 का ए पार्ट 1। जी रीडिंग कर ली आप सबने? चलिए अब जरा मेरी तरफ देखिए सारे, हाँ, ताकि जिससे पूछूं वो फिर बता सके। जी मेरे भाई आप बताइए इस केस, ये बताइए समरी बताइए हो क्या रहा है इसमें? एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर के घर का एड्रेस ले रहा है किसी बंदे से, बस ये कंप्लीट हो गया केस। उसने गिफ्ट भेजने हैं, क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है गिफ्ट भेजने हैं, न्यू प्रोडक्ट्स भेजने हैं। क्या इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की वायलेशन का थ्रेट है? नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी उस वक्त इशू राइज होता है जब क्लाइंट की इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को शेयर की जा रही हो। यहां पे पहली चीज इंफॉर्मेशन क्लाइंट की नहीं है, इंफॉर्मेशन क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व में नहीं, और दूसरा इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व नहीं, पार्टनर और मैनेजर और क्लाइंट, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू तो नहीं है। फिर ये कौन सा इशू है मेरे भाई? जी नहीं, मैं थ्रेट नहीं, पहले तो मैं सिचुएशन को समझना चाह रहा हूं ना, सिचुएशन कौन सी है। ये गिफ्ट वाला केस है कि परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है? हाँ ये गिफ्ट वाला केस है, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस, क्योंकि क्लाइंट खुद से बेच रहा है, ठीक है, गिफ्ट वाला केस है। क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी देखिए न्यू प्रोडक्ट्स हैं तो सिग्निफिकेंट ही होगी ना, न्यू प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट गिफ्ट ही होता है। क्लाइंट अपनी, हाँ आईफोन भी हो सकता है। हमारा एक क्लाइंट था, वो होंडा, वहां पे जब जाते थे तो नई गाड़ियां बनाते थे, उन्होंने वैसे कभी हमें ऑफर नहीं की कि सर ये गिफ्ट में नई गाड़ी ले लें, आप हमारे ऑडिटर हैं, लेकिन अगर वो फर्ज कीजिए ऑफर करते, क्या हम एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थे? एग्जाम में लिखना है नहीं करने, सिग्निफिकेंट गिफ्ट है। हाँ एक और क्लाइंट पे गए, उन्होंने हमें रमजान आया तो कैलेंडर था रमजान का और एक नोटबुक थी, वो उन्होंने पब्लिश करवाई थी, वो हमें ऑफर की सर ये ले लीजिए, क्या इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये इनसिग्निफिकेंट थी, ये एक्सेप्ट कर ली हमने, लेकिन सिग्निफिकेंट गिफ्ट टू एक्सेप्ट। क्लाइंट जो खाना खाने खिलाने की ऑफर करता है वो सिग्निफिकेंट होती है कि इनसिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट है भाई, एक्सेप्ट नहीं करने, एक्सेप्ट नहीं करने। चलिए ये क्लियर हो गया वन, ठीक है। अच्छा इसमें उसे क्लियरली वैसे लिखना चाहिए था कि वो ऑफर कर रहा है, गिफ्ट के तौर पे सेंड करेगा, ठीक है, या उसने ऑफर कर दिया है रेलिवेंट टीम मेंबर्स को, सिर्फ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो इससे हमें हमारे ज़हन में ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख दे कि जी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो भी ठीक है।
लेकिन चूंकि उसका जो स्टाइल है क्वेश्चन का वो उसको गिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है, तो हम गिफ्ट वाला केस डिस्कस कर देंगे। सेकंड पढ़िए जरा। जी रीडिंग कर लिया आपने? चलिए ये मेरे भाई आप बताइए। हाँ जी, ये केस क्या है, जरा केस सुनिएगा गौर से। एंगेजमेंट टीम मेंबर क्लाइंट को ज्वाइन करना चाह, लेकिन वो तो क्लाइंट को ज्वाइन करेगा ऑडिट खत्म होने के बाद, क्वेश्चन में बताया हो उसने, तो फिर तो मेरा हाल है कोई इशू राइज नहीं होता इसमें। थ्रेट है, हाँ विलिंग टू ज्वाइन, थ्रेट राइज होता है। कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेफगार्ड क्या होने चाहिए? इसको रिमूव कर देना चाहिए टीम से, इसके काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर देना चाहिए। बी पढ़िए जरा, 11 का पार्ट बी, और जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये पैराग्राफ फॉर्म में है, मुझे लग रहा है शायद इसमें एक से ज्यादा थ्रेड भी हो सकते हैं। जी रीडिंग कर ली आपने? मेरे भाई आप बताइए कहानी क्या चल रही है, ये कॉर्नर वाले जरा कहानी सुनाइए, इसमें क्या बता रहा है? क्लाइंट कह रहा है भाई IFRS 15 आया तो मुझे बताओ मैंने क्या करना है, काउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ मैंने क्या करना है। पहले यहां पे रुक जाए, कोई इशू नजर आ रहा है आपको इतनी बात में? कोई इशू नहीं। क्या हम क्लाइंट हमसे जो एडवाइस वगैरह पूछे, काउंटिंग ट्रीटमेंट पूछे, हम बता दें? भाई रूटीन नेचर की एडवाइस बता सकते हैं, जो थोड़ी सिग्निफिकेंट एडवाइस होगी वो नहीं बता सकते, वो क्लाइंट ने करना है। वो काम जो है वो क्लाइंट ने करना है, वो हमने थोड़ी करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जैसे क्लाइंट हमसे ये पूछे कि बताओ कैश फ्लो के डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट मेथड में क्या फर्क है, वो हम बता सकते हैं। लेकिन क्लाइंट हमसे पूछे बताओ मैं डायरेक्ट मेथड के मुताबिक कैश फ्लो बनाऊं या इनडायरेक्ट मेथड के, हम कहेंगे भाई ये तुम्हारा डिसीजन है, हमारा थोड़ी है। सिग्निफिकेंट डिसीजन क्लाइंट ने करना है। आपके ख्याल में जो IFRS 15 है रेवेन्यू से रिलेट कर रहा है, क्या ये कोई सिग्निफिकेंट इशू है कि रूटीन नेचर का छोटा मोटा है? क्या हमें ये एडवाइस प्रोवाइड कर देनी चाहिए क्लाइंट को? नहीं करनी चाहिए। ये से सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो जाएगा ना। बाद में जब हम ऑडिट करने के लिए आएंगे, हो सकता है हम ये कहेंगे इस इशू को चूंकि हमने सजेस्ट किया इसलिए इसको चेक किए बगैर आगे चले जाए। तो क्लाइंट को रूटीन नेचर की एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन से लग रहा है कि ये रूटीन नेचर की नहीं, ये सिग्निफिकेंट इशू है। नेक्स्ट हम इसके बाद ऐसा, इसके आगे क्या उसने पूछ लिया हमसे, फिर ऑडिटर को भी पता नहीं है। यहां पे कोई इशू है? कौन सा इशू है? और शाबाश, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। क्या करना चाहिए? हाँ, CPD एक्टिविटीज कंडक्ट करवानी चाहिए, सेमिनार फर्म को कंडक्ट करवाने चाहिए ताकि अपडेट रखे अपने मेंबर्स को। ये अगर CFAP लेवल का क्वेश्चन होता तो हम इसको मजीद डिस्कस करते। हम कहते ये इस टीम मेंबर को पता नहीं है जो चेंजेस आई हैं, हो सकता है टीम मेंबर ही फारिग है,
ये जिस क्लास में चेंजेस डिस्कस हुई थी उस क्लास में एब्सेंट था। ये हो सकता है इसका टीचर ही फारग है, उसको उसने चेंजेस करवाई नहीं, सारा सिलेबस पूरा ही नहीं करवाया। ये एग्जांपल दे रहा हूं भाई। तो इशू दोनों फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर में भी इशू हो सकता है, इंडिविजुअल में भी इशू हो सकता है। तो वो हम दोनों इशू डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक हम उस रेलिवेंट टीम मेंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं, या फर्म पे जो आपको बेहतर लगे कमेंट करना, उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ये टीम मेंबर जो है उन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का इशू है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। या ये भी कह सकते हैं कि अमजद को अटेंड करने चाहिए सेमिनार्स, ताकि वो अपडेट रहे इशू से। इसके बाद तीसरा कोई इशू है इस क्वेश्चन में क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी का कैसा इशू है? थर्ड पार्टी से कंसल्ट किया उसने क्लाइंट की, तो उसे नहीं करने चाहिए जी। 11 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 केसेस थे इसमें, ए बी और सी। सबसे पहले ए में बताइए, ए में कोई इशू जी। अच्छा, इसमें शायद एंड पे थ्रेट्स बताते हुए कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एक्स्ट्रा जो है वो उसने आइडेंटिफाई कर दिया, उसको डिलीट कर दीजिए, उसको काट दीजिए, वो हमारा रेलिवेंट थ्रेट नहीं है जी। इसके अलावा 12 के पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए जी मेरे भाई। जब हम थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमने थ्रेट की हेडिंग अलहदा देनी है, सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन की हेडिंग अलहदा देनी है, और अगर उसने सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा है उसकी हेडिंग अलहदा देनी है जी जी। मेरे भैया, मैंने शायद आपने वो बात नहीं लिखी, मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि जो सेफगार्ड होते हैं ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्रेट नहीं होते। ठीक है, ये जो सेफगार्ड्स होते हैं ये सारे थ्रेट्स के लिए, जो आपको बताए नीचे सेफगार्ड बताए गए हैं, ये सारे थ्रेट्स के लिए। अलग अलग आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं होता कि ये वाला सेफगार्ड किस वाले थ्रेट के लिए। सारे सेफगार्ड कलेक्टिवली सारे थ्रेट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? 12A क्लियर है। 12 के पार्ट बी, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 का पार्ट सी, सी में भी अच्छा, सी में हमने सिर्फ इतना नहीं लिखना कि इस सिचुएशन से कोई थ्रेट अराइज नहीं होता, बल्कि हमने बताना है, मतलब प्रोवाइडेड मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे कि भाई एफबीआर ने जो भी टैक्स रिटर्न हमने फाइल किया क्लाइंट के बिहाफ पे, तो एफबीआर जो भी लायबिलिटी असेस करेगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पे करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे, ये बात लिखनी है। और टैक्स रिटर्न वाली सिचुएशन मैंने आपको बताया था, प्रोबेबली हमारे सिलेबस में वाहिद सिचुएशन है जिसमें कोई थ्रेट राइज नहीं होता। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स की जितनी भी सिचुएशन आपको एग्जाम में दी जाएंगी, दी गई हैं, उन सब में कोई ना कोई थ्रेट जरूर अराइज होता है जी। तो सी में भी कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 12 क्लियर कर दें। क्वेश्चन 13 पे आइए। 13 का पार्ट ए, इसमें कोई क्वेश्चन जी? 13 के पार्ट ए में से देखिए, क्लाइंट हमसे क्या कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने को कह रहा है। तो हमारे सेफगार्ड वही होंगे। पहला देखिए, एक तो सेफगार्ड वो होंगे जो हम क्लाइंट को नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए अप्लाई करेंगे, और दूसरे सेफगार्ड वो होंगे जो हम ऑडिट करते हुए अप्लाई करेंगे। जिस तरह वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज में था ना, कुछ नसीहतें हम उस बंदे को कहते हैं उस वक्त जब हम उसको क्लाइंट के पास भेज रहे होते हैं 2-3 महीने के लिए, और कुछ सेफगार्ड उस वक्त के लिए होते हैं जब उसे ऑडिट टीम का हिस्सा बनाने की बात होती है। उसी तरह यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए हमने क्या चीज़ें इंश्योर करनी है कि टीम सेपरेट हो, क्लाइंट के जो सोर्स डाटा है वो क्लाइंट अप्रूव करे। ठीक है, जो सोर्स डाटा और अजम्पशंस वगैरह हैं, हमारा काम जो है क्लाइंट के सोर्स डाटा की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना हो।
और जब ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो हमने इंश्योर करना है कि टीम एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस टीम सेपरेट हो, और अपने काम का हम एक एडिशनल किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लें, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया है तो ऑडिट करने में कोई कोताही तो नहीं कर दे। ठीक है जी। वो हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू असिस्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होगी, ये वो सेकंडमेंट वाली केस नहीं है, क्योंकि उसमें बेसिकली एक एम्प्लॉय की बात करता है कि आप हमें 1 या 2 एम्प्लॉयज हमें दे दीजिए, हम उससे काम करवाएंगे। यहाँ पे नहीं, यानी असिस्ट कर रहा है मतलब हमारा काम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने वाला ही होगा। असिस्ट करने से ये फर्म लेवल की बात है, ये स्टाफ असाइनमेंट की बात नहीं है। ठीक है, स्टाफ असाइनमेंट की बात में वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे 1-2 बंदों को कहता है हमारे आप अपॉइंट कर दें। बिल्कुल क्लियर करेगा, 100% क्लियर करेगा। जब वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला केस पूछेगा कि क्लाइंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि 1 या 2 पर्सन जो है वो अपने आप डिप्यूट कर दीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जी, और कोई क्वेश्चन 13 के पार्ट ए में? जी जी, देखिए लिस्टेड क्लाइंट जो है वो उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिस्टेड क्लाइंट को ये सर्विसेज, अगर लिस्टेड क्लाइंट होता तो हम तो एक लाइन में लिख देते कि लिस्टेड क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक, आपको मैंने बताया ना ICAP के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, वो शायद पता नहीं मुस्तंसर वाला है, वो अभी हम करेंगे उसको। तो उसमें वो इसी तरह लिस्टेड क्लाइंट था लेकिन उसके सेफगार्ड बता रहा है, तो उसमें थोड़ी सी हम जब अटेम्प्ट करेंगे तो चेंज कर देंगे, उसको लिस्टेड के बजाय अनलिस्टेड क्लाइंट बना देंगे। और कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। जी बिल्कुल आएंगे, वो उन्होंने कहा कि जी सर वो मैनेजरियल डिसीजन वाली बात जो थी क्या वो इसमें सेफगार्ड होगी? बिल्कुल होगी। हम मैनेजरियल डिसीजन क्लाइंट के बिहाफ में नहीं करते, ये तो किसी भी नॉन इंश्योरेंस सर्विस में आप लिख सकते हैं ये पॉइंट। ठीक है, किसी भी नॉन इंश्योरेंस सर्विस में किसी भी थ्रेट में 2 सेफगार्ड आपको बता देता हूं। एक तो ये है कि हमने डिस्कस करना है इस इशू को दोषावी गवर्नेंस के साथ, और दूसरा एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये 2 सेफगार्ड आपके तकरीबन हर थ्रेट में फिट हो जाते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा ये सेफगार्ड जनरल है। ICAP जब मार्क एलोकेट करेगा तो जनरल वाले पॉइंट्स को जो हर थ्रेट में फिट हो जाते हैं मार्क्स देगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम। तो बात हो रही थी कि जब हम कोड सेफगार्ड लिख रहे होंगे ICAP इन जनरल पॉइंट्स को प्रोबेबली 1 पॉइंट को हाफ मार्क एलोकेट करेगा, और जो स्पेसिफिक सेफगार्ड होंगे उनमें से हर एक पॉइंट को 1 मार्क एलोकेट करेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि पहले सेफगार्ड्स लिखते हुए स्पेसिफिक पॉइंट उसको दें कि इस थ्रेड के स्पेसिफिक पॉइंट ये है, और जो जनरल पॉइंट्स है उसको एंड में लिखें। ठीक है, जनरल पॉइंट्स क्या होंगे? जो हमारे तकरीबन हर थ्रेट में हम कवर करते हैं, उनको सेफगार्ड्स में इंक्लूड करते हैं। एक एथिकल इशू डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना है, और दूसरा कौन सा है? एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम रिव्यू करवा लेंगे वर्क का। जी, रोटेशन वो कुछ केसेस में आता है, कुछ में नहीं आता, वो हमारा स्पेसिफिक सेफगार्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये लिखे जरूर आप। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये ना हो कि आप ये कि अच्छा यही 2 लिख देते हैं, हर एक सिचुएशन के साथ यही 2 फिट कर देंगे, बाकी हमने और कोई याद नहीं करना। नहीं, ये अप्रोच गलत होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई जो? जी, इसके अलावा और इसी तरह ये क्वेश्चन नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हुए टीम सेपरेट होनी चाहिए, ये भी तकरीबन हर नॉन इंश्योरेंस सर्विस में आएगा। और इसके अलावा हमने मैनेजरियल डिसीजन नहीं करने क्लाइंट के बिहाफ पे, ये भी तकरीबन हर सिचुएशन में आएगा। ठीक, और कोई इशू? 12 क्लियर हो गया। 13 पार्ट बी भी आ जाइए। 13 पार्ट बी, इसमें 3 सिचुएशंस है, 1, 2 और 3। अच्छा, एग्जाम में इनकी मैंने शायद पहले भी ये बात बताई है, मार्क करते हुए आपने ध्यान रखना है
जिस तरीके से उसने ए बी 1 2 3 मार्किंग किया, आपने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जो नंबरिंग देनी है वो इसी तरीके से देनी है, अपनी नंबरिंग उसमें शामिल नहीं कर देनी। ये ना A2 को आगे ABC कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, जो नंबरिंग आई क्या आपने अपने क्वेश्चंस की दी है आंसर करते हुए एग्जैक्टली वही नंबरिंग हमने फॉलो करनी है आंसर करते हुए। बी का 1, इसमें कोई इशू, इसमें भी शायद सॉल्यूशन में उसने कोई थ्रेट एक्स्ट्रा आइडेंटिफाई कर लिया है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, कट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बी पार्ट 1 में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड में लिखा हुआ है, इसको कट कर दीजिए। इस सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज नहीं होता, सिर्फ फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज होता है। ठीक है, 3 साल हो गए हैं, इसका ये लॉन्ग एसोसिएशन की तरफ बात चली जाएगी। जी B1 क्लियर हो गया, उसमें कोई इशू तो नहीं है। बी का पार्ट 2, इसमें कोई इशू, ये भी हम अब देखें फायदा हो गया ना, हमने जब अलहदा से सारे सिचुएशंस एक ही दफा पढ़ ली, उसके बाद प्रैक्टिस भी करी, अब हम पास पेपर की तरफ जा रहे हैं, हमने सिर्फ मिलाना होता है कि ये वाली सिचुएशन हमने पढ़ी है, इससे आगे थ्रेट क्या है, सेफगार्ड क्या है, वो हमें पता है। सेकंड में भी कोई इशू नहीं है। हाँ, सेकंड में सॉल्यूशन में सेफगार्ड को डिस्कस करते हुए वर्ड यूज कर रहे हैं एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर की बजाय वर्ड यूज होना चाहिए रेलिवेंट टीम मेंबर। एंगेजमेंट पार्टनर का इसमें रोल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब थ्रेट को आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसमें आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना दिस सिचुएशन क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फॉर एग्जांपल, बल्कि उस सिचुएशन को आपने सेंटेंस में शामिल करना है। जैसे होल्डिंग शेयर्स इन ऑडिट क्लाइंट क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सिर्फ ये नहीं लिखना दिस सिचुएशन क्रिएट्स फेमिलियरिटी थ्रेट, बल्कि लिखना है लॉन्ग एसोसिएशन विद क्लाइंट क्रिएट्स फेमिलियरिटी थ्रेट। नहीं, फिर आगे नहीं लेके जाना, हाँ बस सिर्फ रेलेवेंट थ्रेट्स लिखने हैं, खत्म कहानी। इससे ये होता है एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हमने जो थ्रेट आइडेंटिफाई किए हैं तो करेक्ट सिचुएशन का एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने सिचुएशन के हिसाब से एनालिसिस करके रेलेवेंट थ्रेट बताया। जी पार्ट बी का थर्ड पार्ट स्लिम हैज नोटिस्ड, इसमें कोई इशू, ये शायद हमने कल भी डिस्कस किया था, जिसमें कल वो पार्टनर जो थे वो होटल में स्टे कर रहे थे, तो ये भी हुई क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके सोल्यूशन में एक टर्म यूज हुई है आर्म लेंथ बेसिस, इसका क्या मतलब है? मार्केट टर्म एंड कंडीशन, बिल्कुल ठीक है। 10 पे आ जाए, 10 पे जी 10 का पार्ट ए, इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए, क्या एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं हम? जिसने कहा है नहीं कर सकते वो भी गलत कहा, जिसने कहा हाँ कर सकते हैं वो भी गलत कहा। पर्पस है बिल्कुल, सोलिसिटेशन के लिए नहीं कर सकते, क्लाइंट को ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके फिर कुछ रूल्स है। क्या फुल पेज की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उसे कहेंगे कि यार नॉर्मली हम वो हमें कन्विंस कर रहा है कि भाई दूसरे बिजनेस में भी हमने एडवर्टीजमेंट करके तो बड़ा जो है क्लाइंट बेस बढ़ाई है, आप भी एडवर्टीजमेंट करवा लें। हमसे कहेंगे नहीं भाई, सोलिसिटेशन के लिए नहीं कर सकते, हाँ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए कर सकते हैं, रीजनेबल। 2 में कोई प्रॉब्लम? जी पूछिए। अच्छा पहले तो ये देखिए, वो कह रहा है कि जी एजीएम में हम आपको पॉइंट करेंगे अगर आप एग्जिस्टिंग ऑडिट से कम फीस चार्ज करेंगे, तो क्या हम एक्सेप्ट कर लें कम फीस चार्ज? अच्छा लिखेंगे क्या हम? पहले लिखेंगे कि चार्जिंग लोअर फी देन प्रीडिसेसर ऑडिटर इज अंडरकटिंग एंड क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक है, फीस शुड नॉट बी चार्ज लेस देन प्रीडिसेसर हेड। However, lesser fees is allowed if quantum and scope of work is reduced। ये एक्सेप्शन वाली बात भी लिखनी है, क्योंकि हमारा कंप्लीट कंसेप्ट याद रखे तभी होता है जब हम कंडीशन या एक्सेप्शंस को भी मेंशन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी थ्रेट में लिखा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब हम ICAP कहते हैं थ्रेट आइडेंटिफाई करें तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूरे ना होना ये भी थ्रेट है।
ये भी थ्रेट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पूरा ना होना ये भी थ्रेट है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में उसने हमसे पूछ लिया कि आपने कोई इंफॉर्मेशन अपने फादर को एज ऑडिट टीम मेंबर इंफॉर्मेशन मिली आपको कॉन्फिडेंशियल, आपने अपने फादर को डिस्क्लोज कर दी, बताइए इसमें क्या कोई थ्रेट है? तो हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल थ्रेट है, लेकिन कौन सा थ्रेट है? फेलियर टू कंप्लाई विद कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, वायलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, ये थ्रेट है। क्लियर है बात जी? तो अब ये प्रोफेशनल कंप्लीटनेस एट ड्यू केयर प्रिंसिपल नहीं है, सॉरी प्रिंसिपल है, थ्रेट नहीं है, लेकिन हमने मेंशन क्यों किया? ये बात समझ आ गई कि प्रिंसिपल्स को कंप्लाई ना करना ये भी थ्रेट होता है। अब इसके बाद अगला शायद आप ये समझना चाहते हो कि क्रिएट क्यों हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम 1 के अंदर हमने सिचुएशंस की थी, उसमें मेंशन नहीं की, तो क्या ये नहीं नेक्स्ट टाइम के लिए वहां पे लिख सकते हैं? ये जो वॉल्यूम 1 में थी ना सिचुएशन कि लेस, हाँ उसमें लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? जी जी, एक्सेप्शन वो तो हमने डिस्कस की हुई है, दो एक्सेप्शन, दो कंडीशंस हैं जब लेस फी चार्ज कर सकते हैं। भैया एक मिनट है, उनका क्वेश्चन सुनने दीजिए मुझे। जी मेरे भाई बोलिए। हाँ वो असल में कह रहा है, देखिए कंसेप्ट सुन समझे। ओ मेरे भाई क्या कर रहे हैं यार? वो कह रहे हैं कि आप लेस फी चार्ज कर सकते हैं, शर्त क्या है? पहली शर्त क्लाइंट को बता दीजिए कि हम कम फीस किस वजह से चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क कम है। एग्रीड। दूसरी कंडीशन ये कहते हैं आपने एप्रोप्रिएट स्टाफ और एप्रोप्रिएट टाइम एलोकेट करना है, ताकि पता चले कि आपने काम पूरा किया है, पैसे कम करके काम में डंडी नहीं मारी। ठीक है, इसलिए वो हमसे। और फिर कह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवा ले अपने काम का, ताकि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये चेक कर ले कि कोई प्रोसीजर हमने स्किप तो नहीं कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और कोई क्वेश्चन? थर्ड में कोई प्रॉब्लम? हाँ कंडीशन। फोर्थ में प्रॉब्लम वो कह रहा है शमसुद्दीन रिसीव्स एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर फ्रॉम स्टाइल एंटरप्राइजेज ए सोल प्रोप्राइटरशिप who wants to remove the existing auditors before completion of their term of office. Before completion, जरा इसको अंडरलाइन कीजिए। तो क्या करना पड़ता है? आईकैप को कम्युनिकेट करेंगे, और जब तक आईकैप क्लियरेंस नहीं देता हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट। भाई समझ आ गया जी? हाँ प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भी सेंड करेंगे, बिल्कुल वो भी पॉइंट लिख दें जी। तो इसमें हाँ जी, इसमें लेकिन रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिक्वायरमेंट में भी देखिए वो कह रहा है कि डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल विद हिम इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। ठीक है, तो हम इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमने उसको आई कैप के साथ। अच्छा मुझे ये बताइए 10 के 4 में अब नेक्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जब हो रही है वो कौन करेगा भला? SCCP with approval of director, director with approval of SCCP। गलत, गलत जी। नेक्स्ट ऑडिटर एजीएम में, गलत। ये सोल प्रोप्राइटर है, ये कंपनी है ही नहीं, ना इसके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई होना है और ना ही इसके कोई डायरेक्टर्स होंगे। देखिए अच्छा यही कहने लगे थे, ठीक है चलिए 10 क्लियर हो गए। ये वैसे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, ये यूं ही मैंने कंसेप्ट आपसे पूछ लिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ा करें जी। 10 में जी क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये है सीफैब लेवल का क्वेश्चन। तो जैसे स्टूडेंट कहते हैं सीफैब का क्वेश्चन, सर ये तो बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं सर, बहुत मुश्किल है सर। नहीं याद रखें, सीफैब लेवल के भी बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैफ लेवल का स्टूडेंट कर सकता है। सीफैब लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैफ लेवल का स्टूडेंट कर सकता है। उसी तरह कैफ लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीफैब लेवल का स्टूडेंट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से चलती है, तो ज़हन में रखें। हाँ, तो हमने कैफ लेवल का लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें
और उसी तरह CFAP लेवल का लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन इरेलीवेंट हो हमारे लिए, नहीं नहीं, ठीक है। तो जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, याद रखें कोई भी इसका एक एक लफ्ज पढ़ के वैल्यूएट किया जाता है कि क्या इसके सारे कंसेप्ट हमारे वाले सिलेबस से मैच करते हैं, उसके मुताबिक हैं, स्टूडेंट के लेवल पे हैं। अगर उसके स्टूडेंट के लेवल पे हो, कैलिबर के मुताबिक हो, फिर प्रैक्टिस में इंक्लूड किया जाता है। अन्यथा सिलेक्शन नहीं की हुई हमने क्वेश्चंस की, ठीक है। वो तसल्ली के साथ एक एक सिचुएशन, अगर किसी जगह पे 5 सिचुएशन है, एक सिचुएशन हमारे सिलेबस से बाहर है, तो वो उसको ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो आपने जब कभी आगे भी किसी CFAP लेवल या किसी दूसरी बॉडी का क्वेश्चन आता है, तो आपने जहन में ये नहीं लेके आना कि हमारे लिए इररेलेवेंट है। उसको चेक करके उसकी अच्छी खासी तरीके से छांटी करके फिर फाइनल सिलेक्शन के तौर पे आपके सामने रखा जाता है, और ये इससे पहले भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब अगर इसमें कोई इशू होता तो आइडेंटिफाई हो चुका होता। बहरहाल अगर आपको कोई मुश्किल लगती है इसमें, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप स्किप ना किया कीजिए। कुछ स्टूडेंट की कोशिश होती है, वो कहते हैं सर वॉल्यूम 2 में प्रैक्टिस तो हम करेंगे, लेकिन सिर्फ कैफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आई कैफ वाले। वो हम रिकमेंड सिर्फ उस वक्त करते हैं जब आखिरी महीना 1.5 महीना रह जाए। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जी। 9 पे आते हैं। 1 में कोई इशू नहीं है। पार्टनर की स्पाउस जो है वो लीगल कंसल्टेंट है और टैक्स रिटर्न फाइल। भाई हम कहेंगे भाई स्पाउस टैक्स रिटर्न फाइल कर रही है, अगर पार्टनर खुद भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा होता फिर भी कोई इशू ना होता, प्रोवाइडेड मैनेजमेंट एज्यूम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल ठीक। 1 क्लियर है। 2 में बताइए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भाई बताइए 2 वाली सिचुएशन कौन सी है जरा? हाँ, विलिंग टू ज्वाइन, अभी क्या नहीं, विलिंग टू ज्वाइन है। कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट में अगर आप पढ़ें तो वो कह रहा है कि थ्रेट तो मुझे बताओ ही बताओ, लेकिन ये भी बताओ कि फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कंसर्न मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप बताइए इस सिचुएशन में कंसर्न मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई और कोई नहीं बताएगा, जिन स्टूडेंट पूछा। हाँ, कंसर्न मेंबर फर्म को कम्युनिकेट करेगा, फिर उसके बाद फर्म ने एक्शन लेना है। देखिए जो इंडिविजुअल से रिलेटेड इशू होते हैं, फर्म को ख्वाब थोड़ी आएगी कि ये इशू है इंडिविजुअल का, वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फर्म को कम्युनिकेट करे। शाबाश जी जी। पार्ट 1 में 2-3 थ्रेट्स आ रहे हैं। नहीं, पहले ये तसल्ली कर रहे हैं जो आ रहे हैं ये थ्रेट्स ही हैं। हाँ, वो आगे सेफ गार्ड ना हो जिसमें वो कहता है कि मैनेजमेंट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। है वो है। क्लाइंट में एम्प्लॉय नहीं मेरे भाई, कंसल्टेंट का वर्ड देखें, कंसल्टेंट एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कोई भी हो, उसे किसी बाहर के बंदे को आप जाके कहते हैं भाई मेरी टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, वो हमारा एम्प्लॉय बन जाएगा क्या? अरे वो इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट बंदा, ठीक है। इसी तरह एक और मुझे इससे कंसेप्ट याद आ गया, सम टाइम मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है तो किसी बाहर के बंदे की जरूरत पड़ती है। जैसे फर्ज कीजिए कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया, अब रीवैल्यूड अमाउंट क्या होगी? ये मार्केट में कोई ना कोई वैल्यूअर बैठे होते हैं, डीलर, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं, या वैल्यूज होते हैं बेसिकली प्रॉपर, उनसे हम वैल्यूएशन लगवाते हैं। अब अगर मैनेजमेंट ने उससे वैल्यूएशन लगवाई तो क्या वो बंदा कंपनी का एम्प्लॉय हो गया? नहीं, लाजमी नहीं, ठीक है। वैसे अगर मैनेजमेंट ने अपना फुल टाइम बंदा रखा हो ना वैल्यूअर कोई, कि भाई हमने तो हर साल ही वैल्यूएशन लगानी होती है और हमारी 50 प्रॉपर्टीज है, तो फुल टाइम बेसिस पे एम्प्लॉय रख लेते हैं, तो वो तो एम्प्लॉय होगा। लेकिन अगर बाहर के किसी कंसल्टेंट को हायर करके मैनेजमेंट कहती है सर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर दो, तो याद रखे वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, उसे हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। ये जिस तरह ऑडिटर है ना, ऑडिटर भी तो एक तरह से समझ ले कंसल्टेंट बाहर का बंदा है, उसे आप कोई सर्विसेज हासिल करने के लिए अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉय थोड़ी बन जाता है वो, ठीक है। तो इसी तरह एक्सपर्ट का भी कंसेप्ट है, तो वो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं बनते कंसल्टेंट। हाँ, अगर ये कहता कि जी वो कंपनी की एम्प्लॉय है, फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक होती कि उसमें वो फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज हो जाता है, फिर उसकी वजह से आपको पता है दूसरे थ्रेट भी होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी है, वो भी राइज हो जाता है, ठीक।
जी बिल्कुल, तकरीबन हर एक कंसल्टेंट बिल्कुल, जो अगर क्वेश्चन में लेकिन क्लियरली मेंशन कर दे कि कंपनी का एम्प्लॉय है, फिर अप्लाई नहीं होगी, वरना नॉर्मली कंसल्टेंट जो होते हैं कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, वो बाहर के बंदे हैं। सेकंड क्लियर हो गया आपको? थर्ड में बताइए कोई इशू? थर्ड में सेफगार्ड, एक मिनट है, एक में कोई करेक्शन थी, मैं चेक कर लूं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में जो सेफगार्ड में पहले वाला सेफगार्ड है ये काट दीजिए। मैं आपको रीजन बता देता हूं इसकी है क्या। इससे तो हम एग्री करते हैं कि थर्ड वाले केस में क्लाइंट हमें धमकी दे रहा है कि आप अगर हमारी बात नहीं मानी आपको नेक्स्ट टर्म के लिए रिफंड नहीं करेंगे, रिमूवल, इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होता है। अगर क्लाइंट हमें ये धमकी देता कि सर अगर आपने हमारी बात नहीं मानी हम आपके खिलाफ लीगल केस फाइल करेंगे, इंटिमिडेशन थ्रेट फिर भी राइज होता, लेकिन उस सूरत में हम एहतियातन अपने वकील से मशवरा करते हैं कि भाई ये जो जिस इशू के ऊपर कह रहा है लीगल केस फाइल करेगा, आप जरा देख के बताइए उसके ऊपर हमारी लीगल पोजीशन क्या है, कहीं ये तो नहीं कि हमें वाकई हमारी गलती है और हमें कोई पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो ये लीगल ओपिनियन लेते हैं, लेकिन लीगल ओपिनियन जिसके वो जिक्र कर रहा है सेफगार्ड में, ये किस केस में लेंगे? जब क्लाइंट धमकी देगा हमारे खिलाफ केस फाइल करने की। यहाँ पे क्लाइंट धमकी तो दे रहा है लेकिन रिमूव करने की, केस फाइल करने की नहीं, तो यहाँ पे वकील से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए पहले वाला पॉइंट जो है वो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यानी थर्ड सिचुएशन में सेफगार्ड में जो पहले वाला सेफगार्ड, परफॉर्म प्रोसीजर टू इंश्योर दैट फर्म्स एक्सपोजर टू एनी रिस्क इज लिमिटेड, ये वाला पॉइंट ये इररेलेवेंट है इस एग्जांपल के लिए। हाँ अगर थ्रेट होता लेकिन वो कहता आपके खिलाफ कोई लीगल केस फाइल करेंगे, फिर ये वाली लाइन लिखते। क्लियर हुई ये बात? जी नहीं, आई कैप को क्या कम्युनिकेट करेंगे? ये मैटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आई कैप को तब कम्युनिकेट करते हैं जब वो हमें रिमूव कर दे मिड टर्म। ये मिड टर्म रिमूव नहीं कर रहा, क्या कह रहा है? अगले साल के लिए रीपॉइंट नहीं करेंगे, यानी एजीएम में कह रहा है आपको रिमूव करेंगे। तो एजीएम में अगर रिमूव करे, क्या हम आई कैप को कम्युनिकेट करते हैं? नहीं करते। अच्छा आई कैप को तो नहीं करेंगे, मुझे बताइए क्या दोस्त साहब गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे? बिल्कुल, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जो भी एथिकल इशू इंडिपेंडेंस से रिलेटेड वो और जो सेफगार्ड हम कम्युनिकेट करते हैं उनको। जी मेरे भाई। जी जी, ये वाली सिचुएशन वहां पे नहीं, एग्जांपल्स में है, अलग से सिचुएशन नहीं लिखी हुई। एडवोकेसी थ्रेड के एग्जांपल्स में हमने ये डिस्कस की थी, शायद आपको याद हो। एग्जांपल में ये क्लियरली अलग से इसको डिस्कस नहीं किया गया। और ये जहन में रखिएगा कि जो हमारा वॉल्यूम 2 है वो लाजमी नहीं उसमें वॉल्यूम 1 के सारे कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा हो, उसमें कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बल्कि कुछ चैप्टर्स में मैंने जानबूझ के कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो नई है और वो मैंने कुछ क्वेश्चन में रखी हुई हैं। इसलिए हाँ, इसलिए एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए स्टूडेंट को नए कंसेप्ट मिलते रहे, इंटरेस्ट डेवलप रहता है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि अगर फर्ज कीजिए कुछ कंसेप्ट बहुत कम्प्लेक्स हैं, मुश्किल हैं, तो उसे जब चैप्टर को सिखा रहे हों, जैसे 1 से लेके 100 तक सिखाना है, अब 95 तक तो कंसेप्ट सिखा, ऊपर वाले 5 कंसेप्ट बहुत मुश्किल है, तो फिर वो भी लेकिन सिलेबस में तो है, सिखाने होते हैं, लेकिन वो सिखाने फिर इस तरीके से होते हैं कि ये ना हो कि उनको सीखते सीखते स्टूडेंट शुरू वाले 95 भूल जाए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट सीखते सीखते स्टूडेंट उसके ऊपर इतना टाइम लगाता है कि रेगुलर एडजस्टमेंट जो हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो इसीलिए फिर उनको हम चैप्टर में डिस्कस नहीं करते, बल्कि वॉल्यूम 2 के कुछ क्वेश्चंस में वो कंसेप्ट हमने बिल्ड कर दिया है, ताकि जब स्टूडेंट 95 कंसेप्ट्स पूरे कर ले, उसके बाद बेस स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद फिर वो उन क्वेश्चंस की तरफ आए जो हाईली कम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हर जगह होता है, काउंटिंग में भी इसी तरह आपने देखा होगा, होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे रूटीन वाले, लेकिन कुछ क्वेश्चन पास पेपर ऐसे जो एक्सेप्शनल नेचर के होते हैं, तो हम रूटीन की प्रैक्टिस करते हुए उन एक्सेप्शनल नेचर के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब तसल्ली हो जाती है टीचर की कि हाँ अब स्टूडेंट इस काबिल है, उसकी बेस स्ट्रांग हो गई, अब वो एक्सेप्शनल नेचर के क्वेश्चन भी कर सकता है, तो फिर मैं उस वक्त आपको होम असाइनमेंट में उस तरह के क्वेश्चन दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिए वॉल्यूम 2 में पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ नए कंसेप्ट भी सीखने को मिले, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। कुछ चैप्टर्स में जानबूझ के हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं। जी और कोई क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन?
इसके बाद 4। जी जी पहले बताइएगा 3 में या 4 में? 4 में। जी पूछिए। अच्छा ये बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट काट दीजिए। 4 में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है अराइज हो रहा है, इसको काट दीजिए। फोर में थ्रेट्स में फेमिलियरिटी थ्रेट के साथ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी कह रहा है, इसको डिलीट कर दीजिए। क्लियर हो गया जी? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? 10 जी। लिखा हो कि डिस्कस इशू विद दोस चार्जेस डेवलपर्स, तो ये सिर्फ क्लाइंट के हवाले से या हमारी फर्म के अंदर भी इस तरह? नहीं, ये सिर्फ क्लाइंट के हवाले से। क्लाइंट के दो शाबी गवर्नेंस का मतलब क्लाइंट के डायरेक्टर्स हैं, क्लाइंट के डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करनी होती है। आपको याद होगा हमने आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी एक कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना रिपोर्ट देना, प्लस इसके अलावा डायरेक्टर को भी कम्युनिकेट करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए 9 को ओके कर दें आप।